चलिए दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2026। जो लोगों को इसका पीडीएफ लेना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है 77वां गणतंत्र दिवस, जिसका मुख्य अतिथि दो लोगों को बनाया गया है। जिसमें पहला लोग है एंटोनियो कोस्टा, जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, और दूसरा है उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। इसमें 10,000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, जिसका थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इसमें मुख्य रूप से यह क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, तो 81वां गणतंत्र दिवस है, तो 77वां गणतंत्र दिवस है, जिसका मुख्य अतिथि कौन है, तो एंटोनियो कोस्टा है, और दूसरा कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेयन है। कितने मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, तो 10,000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। तो ये जो 77वां गणतंत्र दिवस है, उसका मुख्य रूप से थीम क्या है, तो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। चलिए, तो इसके आगे आप देखते हैं, तो इसके आगे जो दिया गया है कि ये जो 77वां गणतंत्र दिवस समारोह जो संपन्न हुआ है, उसमें 30 झांकियों को शामिल किया गया है। ये 30 झांकियों में शामिल किया गया है। तो गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों के पुरस्कार। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे गणतंत्र दिवस परेड 2026 के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मार्चिंग दस्तों एवं झांकियों के लिए यह पुरस्कार रक्षा मंत्रालय के द्वारा 28 जनवरी 2026 को घोषित किया गया है। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया गया है। पहला है निर्णायकों के निर्णय के आधार पर, और दूसरा है नागरिकों के पसंद के आधार पे। तो इसको याद रखिएगा कि ये जो कुल 30 झांकियाँ जो शामिल किया गया है, जिसको जो पुरस्कार दिया गया है, ये किसके द्वारा पुरस्कार दिया गया है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा 28 जनवरी 2026 को पुरस्कार की घोषणा किया गया है। इसका दो श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है, जिसमें निर्णायकों के निर्णय के आधार पर, और दूसरा दिया गया है नागरिकों के पसंद के आधार पर यह पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें आप यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें पहला देखते हैं, तो पहला जो है निर्णायकों के निर्णय के आधार पर यह पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें जो है तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता किसको दिया गया है, तो भारतीय नौसेना को दिया गया है। उसके बाद है CAPF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार जो है दिल्ली पुलिस को दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे जो और दिया हुआ है। अब आगे जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें जो है देखिए शेष 3 झांकियाँ राज्य या राज्य संघ क्षेत्र में। तो प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र को मिला है। तो महाराष्ट्र में जो मिला है ना, गणेश उत्सव जैसे आत्मनिर्भरता का प्रतीक के लिए महाराष्ट्र को मिला है, प्रथम स्थान मिला है। और दूसरे नंबर पे मिला है जम्मू कश्मीर को मिला जो है, तो वो जो है ना हस्तशिल्प और लोक नृत्य के लिए मिला है। और तीसरा जो मिला है पुरस्कार, वो केरल को मिला है। केरल को मिला है कि किस लिए, तो वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल को मिला है तीसरा पुरस्कार। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया गया है केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ, तो किसको मिला है केंद्रीय मंत्रालय का पुरस्कार, तो ये संस्कृति मंत्रालय को मिला गया है। तो जिसमें जो है वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार है, सॉरी। चलिए यहाँ पे आप आगे देख लेते हैं। तो इसमें विशेष पुरस्कार में जो दिया गया है, विशेष पुरस्कार में जो है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को दिया गया है वंदे मातरम को 150 वर्ष का उत्सव के लिए दिया गया है। उसके बाद दिया है वंदे मातरम भारत की शाश्वत गूंज नृत्य समूह को दिया गया है। उसके बाद देखिए पहला श्रेणी में दिया गया है, उसके बाद दूसरा श्रेणी में दिया जा रहा है। दूसरा श्रेणी में किसको दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है नागरिकों के पसंद के आधार पे यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब यहाँ पे नागरिकों के पसंद के आधार पे पुरस्कार यह तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता असम रेजिमेंट को दिया गया है। उसके बाद जो है CAPF या अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार CRPF को दिया गया है। उसके बाद है शीर्ष 3 झांकियों को दिया गया है। तो शीर्ष 3 झांकियों में दिया गया है, तो उसमें देखिए गुजरात का जो दिया गया है स्वदेशी का मंत्र आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता वंदे मातरम के लिए दिया गया है, किसको, गुजरात को। दूसरा स्थान पे दिया गया है
उत्तर प्रदेश को दिया गया है बुंदेलखंड की संस्कृति के लिए दिया गया है। और तीसरे नंबर पे जो दिया गया राजस्थान को, ये राजस्थान का सुनहरा स्पर्श बीके नार की स्वर्ण कला के लिए दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया जो गया है एक पुरस्कार जो है केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता मिशन के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय स्कूली और शिक्षा को विकसित भारत की राह पर अग्रसर करना, इसके लिए दिया गया है। ये जो पुरस्कार दिया गया है केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता मिशन को दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए, आगे जो यहाँ पे दिया गया है यह पुरस्कार। चलिए तो नेक्स्ट अब अगला पॉइंट है, अगला नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पे कि सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय जो है वो केंद्र सरकार का एक नया लोगो है। तो ये जो है ना सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है केंद्र सरकार का एक नया लोगो जारी किया गया है। कब जारी किया गया है? तो 1 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। नए लोगो की विशेषता क्या है? तो नए लोगो की विशेषता है क्या है कि इसमें जो है अशोक चक्र है। अशोक चक्र क्या है? तो सत्य और पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक है। उसके बाद देखिए इसमें दिया गया है दूसरा, इस पे जो लोगो है जो है कि रुपया का चिन्ह बना हुआ है। तो रुपया का चिन्ह क्या दर्शाता है? तो आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण का प्रतीक है। और इस पे एक तीसरा लोगो दर्शाया गया है, जो रंगों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा गहरा नीला रंग का प्रयोग किया गया है। तो ये जो है नए लोगों की विशेषता है। तो नए लोगों की विशेषता में क्या है? अशोक चक्र है, रुपया का चिन्ह है, दूसरा क्या है? रंगों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा केंद्र सरकार के मंत्रालय का नया लोगो और शुभंकर। तो लोगों के बारे में जान लिए। इसका शुभंकर जो है, तो शुभंकर का नाम इसका क्या है? सांख्यिकी है। तो शुभंकर का नाम क्या है इसका? सांख्यिकी। सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि यहाँ जो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय का जो है शुभंकर क्या है? तो शुभंकर इसका क्या है? सांख्यिकी है। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद आइए देखते हैं, इसमें दिया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI जिसका जो है शुभंकर जो है उदय को बनाया गया। इसका शुभंकर क्या है? उदय। तो याद रखिएगा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का शुभंकर क्या है? तो उदय है। तो UID के आधार पर यह शुभंकर 8 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। UIDAI के अध्यक्ष कौन है? तो नीलकंठ मिश्र है। तो याद रखिएगा कि इसका अध्यक्ष कौन है? तो नीलकंठ मिश्र है। अब इसके थोड़ा हिस्ट्री को जानते हैं। तो UIDAI की जो स्थापना हुआ था 2009 में स्थापना हुआ। यह एक वैधानिक निकाय है जो 12 जनवरी 2016 को बनाया गया। इसको वैधानिक निकाय कब बनाया गया है? तो 12 जुलाई 2016 को बनाया गया है, जो आधार एक्ट 2016 के तहत बनाया गया है, जिसका प्रथम अध्यक्ष जो थे नंदन नीलकेनी थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ देखा जाए तो आगे यहाँ पे दिया है एक सागर मैत्री मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंद महासागरीय देशों के साथ वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसका विवरण क्या है कि ये पोत जो है ना INS सागर धोनी कोचीन से रवाना किया गया है। तो यहाँ पे देखिए सागर मैत्री मिशन में जो है ना INS सागर धोनी को कोचीन से रवाना किया गया है। यह क्या है? तो हिंद सागरीय देशों के साथ वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। तो आप देखिए सागर मैत्री मिशन के अंतर्गत देखिए INS सागर धोनी को कोचीन से रवाना किया गया है। अब यहाँ पे देखिए INS सागर धोनी को कमीशन 1994 ईस्वी में किया गया था। प्रतिभागी इसमें कुल 8 देशों को शामिल किया गया है। तो ये 8 देश जो है, ये जो सागर धोनी को 8 देशों में जाना है, जिसमें पहला क्या है? ओमान है, दूसरा क्या है? मालदीव है, तीसरा क्या है? श्रीलंका है, चौथा है थाईलैंड, पांचवा क्या है? मलेशिया, छठा सिंगापुर, सातवां इंडोनेशिया, आठवां क्या है? म्यांमार। ये सब जगह पे सागर धोनी को जाना है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे पांचवा पॉइंट इसमें यहाँ दिया गया है क्या कि लोकयान
लोकयान 26 अभियान। तो लोकयान 26 अभियान क्या है? तो वैश्विक समुद्री मैत्री अभियान है। यह एक वैश्विक समुद्री मैत्री के अभियान है। INS सुदर्शनी कोचीन से रवाना होगा। अब यहाँ पे देखिए लोकयान 26 अभियान, ये वैश्विक समुद्री मैत्री अभियान है। INS सुदर्शनी को कोचीन से रवाना किया गया है। ये किसकी बात किया जा रहा है? तो लोकयान 26 अभियान की बात किया जा रहा है। यह सब 10 माह की यात्रा है, जो 22,000 नॉटिकल मील की यात्रा 13 से ज़्यादा देशों की यात्रा किया जाएगा। स्केल ए सेट फ्रांस के समुद्री महोत्सव में शामिल किया जाएगा। अब ये घूमते घूमते जाएगा और यहाँ पे ये कहाँ चला जाएगा? फ्रांस चला जाएगा। फ्रांस में जो है स्केल ए सेट, जो फ्रांस की समुद्री महोत्सव है, उसमें शामिल होगा। उसके बाद जो है जुलाई 2026 में अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस समारोह के 250 वर्ष का समारोह अंतर्राष्ट्रीय परेड ऑफ सेल्स में शामिल किया जाएगा। उसके बाद जुलाई 2026 में ये अमेरिका चला जाएगा। अमेरिका के जो स्वतंत्रता दिवस समारोह जो 250वें वर्ष समारोह में ये समारोह के अंतर्राष्ट्रीय परेड ऑफ सेल्स में शामिल किया जाएगा। उसके बाद जो है INS सुदर्शनी, तो INS सुदर्शनी नौसेना का यह दूसरा नौकायन पोत है। ये INS सुदर्शनी क्या है? दूसरा नौकायन पोत है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पे देखिए INS सुदर्शनी जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है, जिसे 2012 में नौसेना में शामिल किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं 6 नंबर में INS वी कोंडियन। तो INS वी कोंडियन, ये जो कोंडियन है, कोंडियन की विशेषता क्या है? तो ये नौसैनिक पोत है। इसकी विशेषता क्या है? कोंडियन, ये लकड़ी से INS भी कोंडियन ये लकड़ी से निर्मित है और पाल विधि से निर्मित है। यह विदेशी यात्रा में सबसे पहला यात्रा जो है ओमान को किया है। ये जो है कि अजंता गुफा में चित्रित पोत पर आधारित है। अजंता गुफा में चित्रित पोत पर आधारित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 21 मार्च 2025 को नौसेना में इसको कमीशन किया गया है। तो INS भी कोंडियन क्या है? तो एक नौसैनिक पोत है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए इसरो। अब इसरो के बारे में जानते हैं। तो इसरो में कहा गया है, इसरो का 2026 का पहला मिशन विफल हो गया है। अब देखिए 12 जनवरी को यह मिशन जो है 16 उपग्रह लेके जा रहा था, जो इसका प्रक्षेपण PSLV-C62 के जरिए जा रहा था, जो विफल हो गया है। तो इसरो का 2026 का यह पहला मिशन विफल हो गया है, जो 16 उपग्रह के साथ जा रहा था। तो कौन सा यान से जा रहा था? PSLV-C62 यान से जा रहा था, जो विफल हो गया है। तो 2025 के बाद यह 2026 का दूसरा विफल असफल अभियान है। अब चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। आगे जो दिया गया है 8 नंबर पॉइंट में, 8 नंबर पॉइंट में कह रहा है कि 4 जनवरी 2026 को स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के पहले उड़ान के 25 वर्ष पूर्ण हो गया है। अब यहाँ जो है तेजस क्या है? स्वदेशी निर्मित हल्के लड़ाकू विमान है, जिसका क्या हो गया है? 25 वर्ष पूरा हो गया है। अब इसकी पहली उड़ान जो है 4 जनवरी 2001 में बेंगलोर में भरी थी, जिसका पहला विंग कमांडर राजीव कोंडियाल थे। उसके बाद 2003 में इसका LCA का नामकरण तेजस में किया गया। तो यहाँ पे जो है ना, तेजस का सबसे पहला नाम जो था LCA, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इसका नाम था पहला। LCA पुराना नाम तेजस का था, याद रखिएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे जो दिया गया है इसमें, आगे जो दिया है ICGS समुद्री प्रताप, भारत का यह पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। दूसरा क्या है? तो ICGS परचेत है। तो पहला कौन है? तो पहला क्या है? ICGS समुद्र प्रताप है। ICGS समुद्र प्रताप है, ये प्रदूषण नियंत्रक पोत है। और दूसरा कौन है? तो परचेत है। इसको 5 जनवरी 2026 को
कमीशन किया गया है नौसेना में। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। 10वां यहाँ पे जो दिया गया है 10वां नंबर पे, तो देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन गुवाहाटी हावड़ा मार्ग पर किया गया है। तो गुवाहाटी हावड़ा मार्ग पर जो है पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। 17 जनवरी 2026 को शुरू किया गया है। लेकिन सबसे पहले जो है पहला वंदे भारत जो ट्रेन चलाया गया वो 15 फरवरी 2019 में स्टार्ट किया गया, दिल्ली से वाराणसी के लिए स्टार्ट किया गया है। तो इसको याद रखिएगा क्या, तो इसको याद रखिएगा कि पहला वंदे भारत ट्रेन जो था वो 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के लिए स्टार्ट किया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे दिया गया है अटल पेंशन। अटल पेंशन का प्रारंभ किया गया 2015 में प्रारंभ किया गया है। 18 से 40 वर्ष के गैर आयकर दाता को इसमें शामिल किया गया है, और जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो जाएगा तो उसको प्रतिमाह 1000 या 5000 1000 से लेके 5000 के बीच तक की उसको पेंशन दिया गया है। इसकी अटल पेंशन योजना की जो है इसकी अवधि बढ़ा के 2030 से 31 तक कर दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं कि बिहार करेंट अफेयर में देखते हैं बिहार सरस मेला। बिहार सरस मेला का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया है, जिसका थीम था हुनरमंद हाथों में सजता बिहार। तो याद रखिएगा क्या कि बिहार सरस मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो पटना में किया गया है, जिसका थीम क्या है, हुनरमंद हाथों में सजता बिहार। बहुत ज़्यादा बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये पहले उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो बिहार के पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस संगम कुमार साहू। इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए आगे का फैक्ट क्या है, तो आगे का फैक्ट यहाँ पे दिया है जैसलमेर मरु महोत्सव। तो जैसलमेर मरु महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो राजस्थान में मनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखते हैं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा। तो फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा, तो यहाँ पे देखिए 2025 में भारत जर्मनी राजनीतिक साझेदारी का 25 वर्ष पूरा हुआ, जबकि 2026 में भारत जर्मनी की राजनयिक संबंधों का 75 वर्ष पूरा हो गया है। अब यहाँ पे जनवरी के जो चांसलर थे फ्रेडरिक मर्ज, वो पतंग महोत्सव जो हुआ 10 से 14 जनवरी को हुआ, उसमें अहमदाबाद, गांधीनगर और बेंगलोर की यात्रा की थी। अब यहाँ पे देखिए आगे यहाँ चलते हैं। उसके बाद जो है 16 नंबर पॉइंट पे देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान की भारत यात्रा 19 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ। ये भारत राष्ट्रपति के रूप में तीसरी भारत यात्रा है। 2022 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA पे किया गया है, जिसको 10 वर्ष की अवधि को बढ़ाकर इसके द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। कब तक रखा गया है, तो 2032 तक। 2024 में द्विपक्षीय निवेश की संधि हुई थी। अब यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट दिया गया है कि अबू धाबी में जो है कि हाउस ऑफ कॉमन की स्थापना किया जाएगा। तो हाउस ऑफ कॉमन नहीं, हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना किया जाएगा। कहाँ पे स्थापना किया जाएगा, तो अबू धाबी में। तो अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया जो है, नेक्स्ट पॉइंट में है कि नेक्स्ट पॉइंट में है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व्स अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोल्स मादुरो को गिरफ्तार किया गया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पर हमला कर वहाँ के राष्ट्रपति निकोल्स मादुरो को गिरफ्तार 3 जनवरी 2026 को किया गया, और वहाँ के जो उपराष्ट्रपति थे उसको अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया, जिसका नाम है डेल्सी रॉड्रिग्स नाम है उसका। इसी को राष्ट्रपति बनाया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे जो दिया गया है कि वेनेजुएला के राजधानी कहाँ है, तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बेसिक पासपोर्ट रैंकिंग।
तो बेसिक पासपोर्ट रैंकिंग, ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2026 में देखते हैं तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 199 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें तीन टॉप श्रेणियों में शामिल किया गया है। तो देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अगर देखा जाए तो पहले स्थान पे है, यहाँ पे पहले स्थान पे सिंगापुर को रखा गया, जबकि ये दोनों को दूसरे स्थान पे रखा गया है। जापान और दक्षिण कोरिया को दूसरे नंबर पे रखा गया है। जापान और दक्षिण कोरिया को दूसरे स्थान पे रखा गया है, पहले स्थान पे सिंगापुर को रखा गया है और जापान और दक्षिण कोरिया को दूसरे नंबर पे रखा गया है। उसके बाद देखिए, तीसरे स्थान पे जो रखा गया है वो तीसरे स्थान पे कौन कौन है? तो डेनमार्क है, लग्जमबर्ग है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है और स्पेन को तीसरे नंबर पे रखा गया। जबकि भारत को क्या है? 80 नंबर पे रखा गया है। ये 55 देशों की वीज़ा रहित यात्रा कर सकते हैं, बिना वीज़ा के 55 देशों की यात्रा कर सकते हैं। और सबसे अंतिम स्थान किसका है? तो पासपोर्ट रैंकिंग में, तो पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान 80 है और सबसे अंतिम स्थान जो है अफगानिस्तान का है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि विश्व की पहली निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 वास्ट नामक अमेरिकी निजी कंपनी द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो मतलब क्या है कि अमेरिका के निजी कंपनी के द्वारा जो है हेवन नामक अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे दिया है कि सबसे पहला जो है अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो 1998 में स्थापित किया गया था, 5 एजेंसियों के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसको बोलते हैं यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सबसे पहले बार जो स्थापित किया गया था 1998 में स्थापित किया गया 5 एजेंसियों के द्वारा। वो 5 एजेंसी कौन कौन है? तो इस 5 एजेंसी का नाम अगर देखा जाए तो 5 एजेंसी में यहाँ पे दिया गया है। तो अमेरिका नासा जो है अमेरिका का है, रोसकॉसमोस रूस का है और ESA यूरोप का है, जाक्सा जापान का है, CSA कर्नाटक के है। यही पांचों मिलके क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का स्थापना किया था। अभी जो स्थापना करने जा रहा है निजी कंपनी किसके द्वारा है? तो निजी कंपनी जो है अंतरिक्ष स्टेशन हेवन, तो पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो वास्ट नामक जो है अमेरिका की एक निजी कंपनी है उसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखा जाए तो आगे यहाँ पे दिया है बोर्ड ऑफ पीस। तो बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि गाजा में शांति स्थापित करना, इसके साथ साथ पूरे देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति को स्थापित करने की घोषणा 22 जनवरी 2026 को अमेरिका के द्वारा किया गया है। इसमें भारत सहित शायद देशों को शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है, लेकिन जिसमें 19 देशों ही शामिल हुए। अब इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे किया गया है? तो दावोस में किया गया है। तो पहला सम्मेलन कहाँ पे किया गया है? तो दावोस में किया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखा जाए तो आगे दिया गया है आर्थिकी में अगर देखते हैं तो दिसंबर 2025 के अंत में रिजर्व बैंक के पास जो आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष है वो 696.610 अरब डॉलर हो गया। मतलब 696.610 अरब डॉलर हो गया। तो रिजर्व बैंक के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष है। उसके बाद 2024 की तुलना में जो है ना 56.33 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। मतलब विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि हुई है। तो अभी विदेशी मुद्रा कोष कितना है? तो 696.610 अरब डॉलर है। अब यहाँ पे देखिए भारत पर बाह्य ऋण। तो भारत पे जो है बाह्य ऋण कितना है? तो कुल बाह्य ऋण जो भारत पर है 746 अरब डॉलर है। 2025 के ये सितंबर की डाटा है, जो GDP का 19.2% है। GDP का 19.2% है। भारत पर बाह्य ऋण कितना है? तो 746 अरब डॉलर है, जो GDP का 19.2% है। जिसमें दीर्घकालिक लोन कितना है? तो 609 अरब डॉलर है, जो कुल बाह्य ऋण का 81% 6% है। उसके बाद अल्पकालीन ऋण की बात किया जाए तो 137 अरब डॉलर है, जो कुल ऋण का 18.4% है। उसके बाद आगे देखा जाए तो आगे यहाँ पे दिया है NSO के पहले अग्रिम अनुमान 25 से 26 के लिए। तो NSO
ओ के अनुसार 25 से 26 की जीडीपी में वृद्धि कितना परसेंट दर्शाई गई है, तो 7.4% दर्शाई गई है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में 2.7%, द्वितीय क्षेत्र में 6.6% और तृतीय क्षेत्र में जो है 9.1% दर्शाया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो दिया गया है निर्यात तैयारी सूचकांक, ये जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है 14 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। यह चौथा संस्करण है, नीति आयोग का यह चौथा संस्करण है। निर्यात तैयारी सूचकांक का चौथा संस्करण है। देखिए इसमें 4 स्तंभ होता है। 4 स्तंभ में कौन कौन स्तंभ है, तो निर्यात अवसंरचना, व्यापार पारितंत्र, नीति और शासन, निर्यात प्रदर्शन, ये 4 स्तंभ है। चारों स्तंभ को याद रखिएगा। निर्यात अवसंरचना, व्यापार पारितंत्र, नीति और शासन, और चौथा क्या है, निर्यात प्रदर्शन है। इसके 4 स्तंभ को याद रखिएगा। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला कैटेगरी में है अग्रणी हो, दूसरा में है चैलेंजर है, और तीसरा में है आकांक्षी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और बड़े राज्यों में अगर टॉप राज्य की बात किया जाए तो बड़े राज्यों में टॉप राज्य पहला स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरा पे तमिलनाडु, तीसरा पे गुजरात है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओवरऑल बड़े और छोटे राज्यों की श्रेणी में देखा जाए तो वही तीनों राज्य है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात है। 17 बड़े राज्यों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है कि 8 राज्य को लीडरशिप में रखा गया, 4 राज्य को चैलेंजर की श्रेणी में रखा गया है, और 5 राज्य को जो इंस्पायर मतलब बोल सकते हैं आकांक्षाई श्रेणी में रखा गया है, जिसमें बिहार जो है 16वां नंबर पे आकांक्षाई श्रेणी में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए छोटे और पूर्वोत्तर राज्य की बात किया जाए तो छोटे पूर्वोत्तर राज्य में है झारखंड है, उत्तराखंड है, उसके बाद है जम्मू कश्मीर है और नागालैंड है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसको याद रखिएगा कि अगर छोटे राज्य और पूर्वोत्तर और ईटीआई में टॉप राज्यों की बात किया जाए तो एक है उत्तराखंड है, दूसरा जम्मू कश्मीर है, तीसरा नागालैंड है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात भारत में कुल निर्यातक का 26% योगदान करते हैं। मतलब जो है इन्हीं तीनों राज्यों से जो निर्यात का 56% योगदान यही तीनों राज्य करते हैं। अब देखिए भारत में जो है ना उर्वरक उत्पादन में, तो भारत में पहले बहुत सारा उर्वरक उत्पादन बाहर के देशों से लाया जाता था, उर्वरक को बाहर से देशों से लाया जाता था। लेकिन अब जो है उर्वरक जो है भारत में ही उत्पादन की क्षमता को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया है। तो उर्वरक उत्पादन में अगर देखा जाए तो यूरिया खपत जो है भारत में 87% यूरिया खपत का जो है वो भारत में ही उत्पादित होता है। उसके बाद जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो होता है NPK, ये जो 90% इसका उत्पादन भारत में ही होता है। उसके बाद अगर इसके अलावा अगर बात किया जाए तो 2000 टन तो उर्वरक के उत्पादन 2023 में 507.93 लाख टन था, 24 में 509.57 लाख टन था, और 2025 में देखा जाए तो यहाँ पे 524.62 लाख टन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है यहाँ पे दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, ये जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पे स्थापित किया गया है। तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है कि इसका संचालन किसके द्वारा किया, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा संचालित किया गया है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा ये संचालित किया गया है, 3 श्रेणियों में किया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, VBG रामजी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। पहले इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। ये जो है VBG रामजी किसके स्थान पे आया है, तो ये मनरेगा के स्थान पे लाया गया। इसको पहले 100 दिन की मजदूरी दिया जाता था, अब 125 दिन की मजदूरी दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ की बात किया जाए तो NIA के महानिदेशक राकेश अग्रवाल को बनाया गया है।
CIA के महानिदेशक राकेश अग्रवाल को बनाया गया। ITBP के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर को बनाया गया और BSF के महानिदेशक प्रवीण कुमार को बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें BJP के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 12वां है। ये बांकीपुर के विधायक, पटना के विधायक है, बांकीपुर पटना के विधायक है नितिन नवीन, जो बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी है। बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। DD न्यूज़ के महानिदेशक ममता वर्मा है। SBI के प्रबंधक निदेशक रवि रंजन है। उसके बाद RJD के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पुरस्कार की बात अगर किया जाए तो इफ्को साहित्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, तो मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया। इफ्को साहित्य पुरस्कार प्रारंभ कब किया गया था? 2011 में। या सिर्फ हिंदी भाषा के लेखकों को दिया जाता है। 2024 के लिए जो है चंद्र किशोर जायसवाल बिहार के थे, उनको दिया गया था 2024 में। उसके बाद इम्पोर्टेंट देखिए, इफ्को युवा साहित्य सम्मान अंकित जैन और रे किसान के लिए दिया गया है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि इफ्को साहित्य पुरस्कार 2025 के इफ्को साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया है। इफ्को युवा साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए अंकित जैन को दिया गया है और एक किसान के लिए दिया गया है। उसके बाद देखिए इसमें जो दिया गया है गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को ड्रामा में हेमनेट को दिया गया है। उसके बाद म्यूजिक कॉमेडी में वन बेटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात किया जाए तो पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया है, वन बेटल आफ्टर अनदर के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को ड्रामा में वैगनर मोरा को दिया गया है, द सीक्रेट एजेंट के लिए दिया गया है। जबकि म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए टिमोथी चालामेट को दिया गया है, मार्टिन सुप्रीन के लिए दिया गया है। उसके बाद आगे यहाँ देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में ड्रामा के लिए दिया गया है जेसी बकली को दिया गया है, हेलमेट के लिए दिया गया है, हेमनेट के लिए दिया गया है जेसी बकली को। उसके बाद म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए रोज वर्न इफ ऑफ हेड लेंग्स आई वुड किक यू के लिए दिया गया है। तो 31 नंबर पॉइंट में देखते हैं बाफ्टा पुरस्कार 2026। मणिपुरी भाषा के फिल्म बुंग को सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म की श्रेणी में यह पुरस्कार से नामांकित की गई है। तो यहाँ पे बुंग कहाँ की मूवी है, तो मणिपुरी भाषा की फिल्म है जिसको सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अब महत्वपूर्ण जानकारी में देखते हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पे देखिए तो शांति निशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, तो इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ग्रासा मसेल को दिया गया है। तो शांति और निशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ग्रासा मसेल को दिया गया। किसको दिया गया है, तो ग्रासा मसेल को दिया गया है, जिसका जो है 1 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसको ये कितने की राशि प्रदान की गई है, तो 1 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया है। 28 जनवरी 2026 को निधन हो गया है। ये मुंबई से बारामती जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, मुंबई से बारामती जा रहे थे। ये VSR वेंचर का प्राइवेट जेट के कैप्टन जो थे सुमित कपूर और एक और कैप्टन जो थे संभवी पाठक, ये तीनों का निधन हो गया। इसमें कुल 5 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पे देखिए अजित पवार का क्या हो गया, ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई है। अब आगे यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण दिवस की बात किया जाए तो महत्वपूर्ण दिवस में जो यहाँ पे दिया गया है, महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी को, इसी के कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
और विश्व रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों इम्पोर्टेंट है, इसको दोनों को ही ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखते हैं तो आगे दिया गया है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 24 के बाद आगे देखते हैं तो 25 जनवरी है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को जो है ना शहीद दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। कुछ पुस्तक की बात करें तो घोस्ट आई पुस्तक है। कौन है? घोस्ट आई पुस्तक है। घोस्ट आई पुस्तक जो है इसकी जो रचना किया है वो अमिताभ घोष है। लेखक क्या है? अमिताभ घोष है। तो घोस्ट आई के लेखक अमिताभ घोष है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडनाइट ट्रेन, तो मिडनाइट ट्रेन जो है मैट हेंग का है। किसका है? मैट हेंग का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो कब किया गया है तो 10 से 24 जनवरी को पतंग दिवस मनाया गया, जो अहमदाबाद में मनाया गया है। जिसका मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रेडरिक मर्ज थे, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जो थे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के अवसर पे वो आए थे, अहमदाबाद आए थे। 10 से 14 जनवरी तक ये पतंग महोत्सव मनाया गया। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है, तो आगे जो दिया गया है कि गोवा राज्य का तीसरा जिला कुशावती को बनाया गया है। तो कुशावती को क्या बनाया गया है? तो गोवा राज्य का तीसरा जिला बनाया गया है। विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में आयोजन किया गया है, जिसमें क्या है? गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कतर को बनाया गया है और फोकस कंट्री कौन थे? स्पेन थे। उसके बाद जो है ये विश्व पुस्तक मेला का जो है कि थीम क्या था? तो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा @75। तो थीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये थीम याद रखिएगा। भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा @75। उसके बाद यहाँ पे देखिए एम्पायर गैम्बिट अभ्यास, इंस्पायर्ड गैम्बिट अभ्यास किसके बीच में मनाया जाता है? तो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए ये जो है खेल की बात किया जाए तो खेल में यहाँ पे इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का स्थापना नई दिल्ली में 13 से 18 जनवरी को किया गया है, जिसमें विभिन्न स्पर्धाओं के विजेता की नाम अगर बात किया जाए तो विजेता में लिन चुन ई ताइवान के थे। विजेता में एकल पुरुष विजेता की बात करें तो एकल पुरुष विजेता में कौन है? तो लिन चुन ई ताइवान के थे। और उप विजेता कौन है? तो जोनाथन क्रिस्टी है इंडोनेशिया के। तो इसको याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि ये जो है इंडिया में हुआ है। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन भारत के नई दिल्ली में हुआ है और इसमें एकल खिताब किसने जीता है? लिन चुन ई जो ताइवान के थे और उप विजेता कौन थे? तो जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया के थे। उसके बाद एकल महिला की पुरस्कार की बात किया जाए तो आन से यंग दक्षिण कोरिया के थे, उप विजेता थे वांग जिए चीन के है। अब आगे यहाँ देखा जाए तो आगे यहाँ पे दिया गया है, तो ये आगे जो 40 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया छोटे छोटे, सजोर्ड मारीजने, तो सजोर्ड मारीजने भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बने। तो सजोर्ड मारीजने भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच है। उसके बाद जो है दिल्ली के आर्यन वैष्णव भारत के 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। कितने नंबर के? यहाँ तो मिस प्रिंट है, इस मिस प्रिंट को 92 नंबर कर लीजिएगा। दिल्ली के आर्यन वैष्णव भारत के 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके बाद जो है 91 नंबर का जो है यहाँ पे 91 नंबर का जो ग्रैंड मास्टर कौन था? तो इलम पार्थी AR और राहुल BS, ये तमिलनाडु के हैं जो 91 नंबर के
ग्रैंड मास्टर बने, ये दोनों 91 नंबर के हैं। उसके बाद आइए देखते हैं कुछ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक की बात किया जाए तो एनीमिया की पहली ओरल दवा मीटापिचवेट जो थैलेसीमिया पीड़ित के लिए है, जो थैलीसीमिया पीड़ित के लिए जो दवा है वो मेटापीवेट है। एनीमिया की पहली ओरल दवा है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि टाइगाटोज जो है प्राकृतिक शर्करा है जो सुक्रोज की तुलना में 92% मीठा है। सुक्रोज की तुलना में कितना परसेंट मीठा है? तो 92% मीठा है। उसके बाद जो है पाखंडी पोर्टल एक लॉन्च किया गया है। पाखंडी पोर्टल क्या है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है पाखंडी पोर्टल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्वास आदि की देखभाल के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे दिया है कि रूट विल्ट रोग नारियल के पौधे में होता है। इसका कारण क्या है? तो ये फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया के कारण होता है। तो यहाँ पे रूट विल्ट रोग किस में होता है? तो नारियल के पौधे में होता है। और इसका कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? तो फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया के कारण होती है। उसके बाद है कर्णफ्राइज वृंदावनी। ये गाय की दो नई प्रजाति है। गाय की दो नई प्रजाति कौन है? तो एक है कर्णफ्राइज और दूसरा है वृंदावनी है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, तो आगे यहाँ पे दिया है 47 नंबर में। 47 नंबर की में बात करें तो 3D प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो दिल्ली में। यह भारत का पहला है। किसके द्वारा जो विकसित किया गया है? IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया है। तो ये 3D प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन दिल्ली में स्थापित किया गया जो भारत का पहला है और IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म मतलब मछली पालन कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो तेलंगाना में। तो भारत के सबसे बड़ा मछली पालन जो पोल्ट्री फार्म कहाँ स्थापित किया गया है? तो तेलंगाना में स्थापित किया गया। उसके बाद भारत का पहला स्वदेशी 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप वैक्सेल ग्रिड्स द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी जो MRI स्कैनर है वो वैक्सेल ग्रिड द्वारा विकसित किया गया है। बेंगलोर में विकसित किया गया। कहाँ विकसित किया गया है? तो बेंगलोर में विकसित किया गया है। और किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वैक्सेल ग्रिड के द्वारा विकसित किया गया है। क्या विकसित किया गया है? तो 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर को विकसित किया गया है। उसके बाद भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। उसके बाद दिल्ली सरकार ने रेबीज को अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है। तो दिल्ली सरकार ने रेबीज बीमारी को अधिसूचित बीमारी घोषित की गई है। उसके बाद एंडिस डर्मा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो गूगल के सहयोग से विकसित किया गया है। गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन है? तो एंडस डर्मा ऐप। उसके बाद भारत की पहली 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली ने एडवांस इमेजिंग को मिनिमली इनोवेसिव ग्लोकोमा सर्जरी के साथ मिलकर सफलतापूर्वक पूरी की है। तो यहाँ याद रखिएगा कि ये जो है 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी कौन से हॉस्पिटल द्वारा विकसित किया गया है? तो आर्मी हॉस्पिटल द्वारा विकसित किया गया है। ये एक प्रकार के एडवांस इमेजिंग मिनिमली इन्वेसिव ग्लोकोमा सर्जरी मतलब आँख का सर्जरी के लिए ये किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे के बिंदु में यहाँ पे देखा जाए तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। या भारत की पहली 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी है द्वारा उपलब्धि हासिल किया गया है। इसकी टेक्निक की अगर बात किया जाएगा तो है इसे मिनिमली इन्वेसिव्स ग्लूकोमा सर्जरी के साथ जोड़ा गया है। तो इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 54 नंबर में है यहाँ कि पर्यावरण पारिस्थितिक वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के कोन्ड्रिया स्टेशन पर विश्व का पहला पर्वतीय बर्फ भंडार बनाया। तो बर्फ भंडार कहाँ पे बनाया गया है कि अंटार्कटिका के कोन्ड्रिया स्टेशन पर विश्व का पहला बर्फ भंडार बनाया है। उसके बाद केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए हैं। संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए हैं। किसके द्वारा ये घोषित किए गए हैं? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया गया है। यह यूपी का पार्वती आरग पक्षी अभ्यारण्य भी इसमें शामिल किया गया है। इको सेंसिटिव जोन में पर्यावरण संरक्षण अवधि 1986 के तहत घोषित किया गया है। सेंसिटिव जोन इसको घोषित किया गया है। यह अभ्यारण्य 10 किलोमीटर तक फैला है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है क्या? दो नए रामसर स्थल। तो 2 नए रामसर स्थल कौन कौन है? तो छारी ढाल गुजरात का है, ये कच्छ जिला में, और गुजरात का 5वां ये रामसर स्थल है। तो पहला कौन है? तो 2 नए रामसर स्थल जोड़ा गया है, जिसमें जो है पहला क्या है? छारी ढाल गुजरात में है, जो गुजरात के कच्छ जिला में, और गुजरात का 5वां है। उसके बाद है पटना पक्षी अभ्यारण्य, यूपी का है, बिहार को मत समझिएगा। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? यूपी के एटा जिला में पड़ता है, या यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इसको वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, अब भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गया है। 98 रामसर स्थलों की संख्या हो गया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद जो है आगे जो दिया गया है कि टाइलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार। टाइलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार अमेरिकी जीव वैज्ञानिक टोबी कियर्स के द्वारा माइकोराइजल नेटवर्क पर शोध के लिए किया गया है। तो यहाँ पे टाइलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अमेरिकी जीव वैज्ञानिक टोबी कियर्स को दिया गया है। तो किसको दिया गया है? अमेरिकी वैज्ञानिक टोबी कियर्स को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो माइकोराइजल नेटवर्क पर शोध के लिए दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए, आगे जो यह विश्व का जो है ना, यह विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार है। उसके बाद आगे 57 नंबर में देखिए, 57 नंबर में जो दिया गया है कि भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी। तो भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA जाम्बिया में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए $22.5 मिलियन के पहले विदेशी हरित ऋण की मंजूरी दी गई है। तो इसमें याद रखिएगा क्या कि भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने जाम्बिया को 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए $22.5 मिलियन के पहली विदेशी हरित ऋण को मंजूरी दी गई है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ को बनाया गया है। तो पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन है? तो लखनऊ। कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, विश्व की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना का आधारशिला आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में रखी गई है, जिसका उत्पादन प्रति वर्ष 1.5 मिलियन टन किया जाएगा। तो विश्व की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना की आधारशिला आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में रखी गई है, जिसका उत्पादन 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष किया जाएगा। उसके बाद देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात किया जाए, तो महत्वपूर्ण तथ्य में अगर देखा जाए तो बिना डंक वाली मधुमक्खी
मधुमक्खी को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो पेरू है। तो बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी रूप से अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो पेरू बना है। 2025 अब तक का सबसे गर्म ला नीना वर्ष रहा है, तीसरा सबसे गर्म वर्ष है। ये इसकी लानिना की उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है। केरल का पहला तितली अभयारण्य अरलम को घोषित किया गया। तो केरल का पहला तितली अभयारण्य किसको घोषित किया गया है? तो अरलम को घोषित किया गया है। अरलम वन्य जीव अभयारण्य कन्नूर जिला में है, 55 किलो वर्ग तक फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1984 में किया गया है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय अगर तथ्य समरिया देखा जाए तो इसमें राष्ट्रीय में देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किस प्रदूषण नियंत्रण पोत का शुभारंभ किया है? तो समुद्र प्रताप का शुभारंभ किया गया। ये सब जो है ये सब जो पॉइंट है खुद देख लीजिएगा। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद आगे देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार भारत में 2025 के दौरान कुल 150.18 मिलियन टन चावल उत्पादन कर किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो चीन को पीछे छोड़ दिया गया है। उसके बाद देखिए, 6 से 8 जनवरी 2026 के बीच भारत किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन आयोजन किया है? तो कोच्चि केरल में आयोजन किया है। उसके बाद आगे देखा जाए तो आगे यहाँ पे दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जैव सुरक्षा स्तर 4 रोकथाम सुविधा एवं प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है? तो गांधीनगर गुजरात में रखी है। उसके बाद देखिए आगे जो दिया गया है कि आगे यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बागुरुम्बा दहो कार्यक्रम किस राज्य में से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच कहाँ 28वें CSPOC सम्मेलन का आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं तो आगे का पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, 16 जनवरी 2026 को गूगल आई स्टार्ट्स अप कॉन्क्लेव्स ने गूगल इंडिया में कौन से नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं? तो गूगल मार्केट एक्सेस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना दिवस का आधिकारिक विषय क्या रखा गया है? तो नेटवर्क एंड डाटा केंद्रिता का वर्ष रखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जनरल चांसलर फेडरिक मर्ज यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों के बाहर किस देश की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा संपन्न की है? तो भारत की। उसके बाद हाल ही में सुर्खियों में रहा ओरोबेचे इजिप्टियाका का संबंध किससे है? तो सरसों की फसल पर लगने वाला एक कीट से है। उसके बाद देखिए आगे जो दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय में, तो अंतर्राष्ट्रीय में यहाँ पे दिया, हाल ही में किस देश ने भारत नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकल गया था? अमेरिका बाहर निकल गया है। तो हाल ही में किस देश ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन से बाहर निकला है? तो अमेरिका ने बाहर निकला है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने भारतवंशी बच्चे देवनारायण के नाम पर नई रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 जारी की है? इसमें से एक देवला भी है, ब्रिटेन का है। उसके बाद आगे देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है, आगे जो है कि 13 से 15 जनवरी 2026 के बीच ब्लू फूड सिक्योरिटी सी ऑफ द फ्यूचर्स विषय पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया है? तो इजात इजराइल में किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे दिया गया है, आगे जो दिया गया है कि 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2026 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 2.7% का अनुमान लगाया गया है। उसके बाद आगे यहाँ देखते हैं तो आगे जो दिया गया है
हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ एक विशाल चीनी दूतावास के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो ब्रिटेन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के प्रमुख अधिकारी द्वारा ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र का हिस्सा संबंधित बयान के बाद यह चर्चा में बना रहा। वर्तमान में ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? तो डेनमार्क का हिस्सा है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है, आगे है कि 18वीं भारत जापान राजनीतिक वार्ता दोनों देशों के किस समकक्ष मंत्रियों के बीच संपन्न हुए? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी के साथ वार्ता हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो हुंजा गिलगिट क्षेत्र का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 9 नंबर में, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा अपनी विदेशी नीति के दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए एक नया शब्द दोनों सिद्धांत गढ़ा है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। उसके बाद देखिए 10 नंबर जो है लास्ट कि हाल ही में सुर्खियों में रहा डार्थ वेडर सुपर बग क्या है? तो विशाल समुद्री कीड़ा है। क्या है? विशाल समुद्री कीड़ा है। तो यहाँ से यह समाप्त होता है। जो व्यक्ति को इस PDF लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा